हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्लोनिंग संवाहक। ठीक है जी। क्लोनिंग संवाहक क्या होता है? तो संवाहक डीएनए के मॉलिक्यूल हैं, डीएनए के अणु हैं जो हमारे विजातीय डीएनए को ले जाते हैं किसी भी मेजबान सेल में, कोशिका में। तो क्लोनिंग संवाहक आज का हमारा टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो कह रहा, क्लोनिंग संवाहक आप जानते ही हैं कि प्लाज्मिड व जीवाणु भोजी, वो वायरसेस होते हैं, वो विषाणु होते हैं जो जीवाणु को संक्रमित कर देते हैं। प्लाज्मिड व जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिकाओं में बिना गुणसूत्री डीएनए नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बनाने की क्षमता रखते हैं, प्रतिकृति करने की क्षमता रखते हैं। तो प्लाज्मिड व जीवाणु भोजी में क्षमता होती है कि वो किसी भी जीवाणु कोशिका में बिना गुणसूत्र डीएनए के नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृति बनाने की क्षमता रखते हैं। जीवाणु भोजी की प्रत्येक कोशिका में काफ़ी संख्या में, अब ये जो जीवाणु भोजी है, जीवाणु भोजी की प्रत्येक कोशिका में काफ़ी अधिक संख्या होने से जीवाणु कोशिका में इनके जीनोम की कई प्रतिकृति मिलती है। तो जीवाणु भोजी क्या है? जीवाणु भोजी हमारा वो विषाणु है जो किसी जीवाणु को संक्रमित कर सकता। तो जब ये संक्रमित करता है किसी जीवाणु को, तो उस जीवाणु के अंदर इसका डीएनए जाता, आनुवंशिकी पदार्थ, ये प्रोटीन का जो खोल है बाहर रह जाता। और ये डीएनए जब जीवाणु कोशिका के अंदर चला जाता तो अपनी प्रतिलिपि बना लेता। तो ये इसमें क्षमता होती कि कई सारी प्रतिलिपि अपनी बना लेता। जीवाणु भोजी की प्रत्येक कोशिका में काफ़ी अधिक संख्या होने से, तो जीवाणु भोजी की काफ़ी अधिक संख्या हो जाएगी, वो प्रतिलिपि बनाता चला जाएगा और अपना प्रोटीन का खोल भी बना लेगा। तो जीवाणु भोजी अपना नंबर खूब सारा बढ़ा लेता है जीवाणु कोशिका के अंदर। इसके जीनोम की कई प्रतिकृति मिलती है और जीनोम की कई प्रतिकृति बन जाएंगी। कुछ प्लाज्मिड की प्रति कोशिका केवल 1 या 2, जबकि दूसरे की 50 से 100 प्रतिकृति मिलती है। तो कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे हैं जो प्रति कोशिका में केवल 1 या 2 प्रति बनाते हैं, जबकि कुछ प्लाज्मिड ऐसे हैं जो 15 से 100 प्रतिकृति तक बना लेते हैं। इनकी संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है और 100 से ज़्यादा भी हो सकती है। यदि हम विजातीय डीएनए खंड को, विजातीय मतलब बाहर का, एलियन, फॉरेन, बाहर का, अगर हम विजातीय डीएनए खंड को जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सकें तो इसकी संख्या को भी जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड की प्रतिकृति संख्या के समान हम गुणित कर सकते हैं। तो ये प्लाज्मिड में अगर हम अपना इंटरेस्ट ऑफ डीएनए, मतलब अपनी पसंद का डीएनए, विजातीय डीएनए इसके साथ जोड़ दें यहाँ पे, तो जितनी बार ये प्लाज्मिड उसमें अपनी प्रतिकृति बनाएगा, इसकी भी प्रतिकृति बन जाएगी। या आपने इसको जोड़ दिया किसके साथ? इसको आपने जोड़ दिया जीवाणु भोजी के जीनोम के साथ। तो जितनी बार ये जीवाणु भोजी का जीनोम अपना प्रतिकृति बनाएगा, उतनी बार ये प्रतिकृति एलियन पीस ऑफ डीएनए की भी, विजातीय डीएनए की भी बन जाएगी। यहाँ ये बात कही जा रही है। यदि हम विजातीय डीएनए खंड को, फिर से सुनो बहुत ध्यान से, विजातीय डीएनए खंड को जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सकें, ऐसा हम कर सकें, तो इनकी संख्या को भी जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड की प्रतिकृति संख्या के बगैर, तो जितनी बार इसकी फोटोकॉपी होगी, मानिए आप फोटोकॉपी कराने ले जा रहे हो किसी चीज़ की, आपके पन्नों के साथ हमने अपना पन्ना लगाते हो, तो जितनी बार फोटोकॉपी इसकी होगी उतनी बार इसकी भी तो हो जाएगी। ये गणित वो कह रहा, सीधी सी बात समझो, भावना को समझो। वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे संवाहक इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं कि इन्हें बाहरी डीएनए से जोड़ने व पुनर्योगजों के चयन में सहायता मिलती है। तो आज की तारीख में हम लोग जो प्लाज्मिड बना रहे हैं, प्लाज्मिड ये मैन मेड है, ये मतलब स्वाभाविक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है जो बनाए जा रहे हैं। आज की तारीख में संवाहक इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि इन्हें बाहरी डीएनए के साथ जोड़ने में सहायता मिले, जोड़ सकें, वह पुनर्योगजों के चयन में सहायता मिले। अब पुनर्योगज क्या है भाई? पुनर्योगज क्या है? देखिए, वो जीवाणु जिसके अंदर आपने इस तरह का डीएनए इंट्रोड्यूस करा दिया, बाहर से डीएनए उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, आप इसमें सफलता पा गए कि उसमें बाहर से डीएनए, विजातीय डीएनए आ गया, वो कहलाएगा पुनर्योगज। ठीक है।
और अपुनर्योग जो वो है जिसमें आपने कोशिश तो करी लेकिन उसके अंदर बाहर का डीएनए नहीं आया। तो अपुनर्योग जब पुनर्योग, दो टर्म हो गए। बिल्कुल ध्यान से सुन लो, समझ लो, क्योंकि आगे इसी का पूरा खेल है। अपुनर्योग, ये हमारा लिखा है जी अपुनर्योग, ठीक। अपुनर्योग एक मिनट रुक जाओ बेटा, यहाँ बार बार हमें अपुनर्योग, ठीक है। और पुनर्योग, दो तरह के जीवाणु हैं। अपुनर्योग जो वो जीवाणु है जिसमें बाहर से डीएनए आपने कोशिश तो करी कि उसकी कोशिका में इंट्रोड्यूस कर दे, नहीं गया, वो कहलाएगा अपुनर्योग। और पुनर्योग कहलाएगा जिसमें डीएनए आ गया। अब ये फर्दर दो तरह का, पुनर्योग फिर भी दो तरह का होगा। कैसा दो तरह का होगा ये हम लोग आगे देखेंगे। रूपांतर, रूपांतरज और अरूपांतरज, रूपांतरज और अरूपांतरज। पुनर्योग दो तरह का, रूपांतरज जिसमें आपका जो बाहर से आया है डीएनए वो हमारा साथ में लेके आया विजातीय डीएनए को, मतलब प्लाज्मिड, ऐसा प्लाज्मिड जिसमें विजातीय डीएनए अटैच है। अगर वो इसमें आ गया तो इस तरह का कहलाएगा पुनर्योग, इस तरह का कहलाएगा रूपांतरज। और अगर उसमें संलग्न प्लाज्मिड आ गया, ऐसा प्लाज्मिड आ गया जिसमें आपने कोशिश तो करी कि इसमें हम विजातीय डीएनए डाल दें, लेकिन विजातीय डीएनए इस प्लाज्मिड में, और ये प्लाज्मिड आ जाए, विजातीय डीएनए इस प्लाज्मिड में आया नहीं और ये प्लाज्मिड इंटैक्ट एज इट इज समूचा, अगर इससे रूपांतर हो जाए बैक्टीरिया सेल का, जीवाणु सेल का, तो वो कहलाएगी अरूपांतरज। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे फिर बताऊंगा, क्योंकि इसी से आप समझोगे कहानी आगे की, जो बहुत मुश्किल होती है और आप लोग समझ नहीं पाते। आगे फिर बताऊंगा, आगे चलते हैं। वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे संवाहक इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं कि इन्हें बाहरी डीएनए से जोड़ने व अपुनर्योग को पुनर्योग के में से आपस में पहचानने में, चयन में सहायता मिल जाए। संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु निम्नलिखित विशेषताओं की आवश्यकता होती है। तो विशेषताएं संवाहक की क्या होती हैं उसको अच्छे से याद रखिएगा। प्रतिकृति का उत्पत्ति, पहली बात, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति। यह वह अनुक्रम है, तो डीएनए का वो स्ट्रैंड की वो क्रम है, वो अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है। और जब कोई डीएनए का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है, और जब इससे आपने जोड़ दिया बाहर का एलियन डीएनए, इससे जोड़ दिया, ठीक है जी, जब बाहर से कोई जब कोई डीएनए का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब परिपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति कर सकता है। तो जो आप डीएनए, आपकी पसंद का डीएनए, विजातीय डीएनए जो आप चाहते हो बैक्टीरिया सेल में आ जाए, जीवाणु में आ जाए, ये वो डीएनए है, वो डीएनए का, ह्यूमन डीएनए का भाग है जो इंसुलिन का हार्मोन बना सकता है। आपने इसको अटैच कर दिया प्लाज्मिड के साथ, आपने इसको संलयन कर दिया। अब आप चाहते हो कि ये बैक्टीरिया में, जीवाणु की कोशिका में चला जाए, ठीक है जी, तभी तो जीवाणु की कोशिका रूपांतर हो जाएगी और हमारी पसंद का प्रोडक्ट बनाने लगेगी, हमारी पसंद का उत्पाद बनाने लगेगी। तब परिकोषी कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति कर सकता है। और अगर हम इस तरह से इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, जहाँ से उत्पत्ति हो रही प्रतिकृतियन की, उसके आसपास कहीं इसको जोड़ने में सहायता पा लें। किसको जोड़ने में? विजातीय डीएनए को। तो जितनी बार प्रतिकृतियन की शुरुआत होगी, प्रतिकृतियन होगा, उतनी बार इसकी भी कॉपी बन जाएगी। यह अनुक्रम जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन आ चुका नीट में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका कि ये अनुक्रम ORI साइट जो है, प्रतिकृतियन की उत्पत्ति वाली जो अनुक्रम है, जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लाल रंग से इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि ये अनुक्रम जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। इसीलिए यदि कोई लक्ष्य डीएनए की काफ़ी संख्या प्राप्त करना चाहता है, इसलिए अगर आपका है कि आप ऐसा डीएनए जिसके, जो आपका टारगेट डीएनए है, जिसको आपकी पसंद का डीएनए, विजातीय डीएनए, उसकी काफ़ी संख्या बन जाए, तो हम ऐसे संवाहक में क्लोन करना चाहेंगे, उसकी कॉपी बनवाना चाहेंगे जिसका मूल अत्यधिक प्रतिरूप बनाने में सहयोग करता है।
तो जिसका ये जो ORI साइट है प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, ये ORI साइट प्रतिकृतियन की उत्पत्ति अत्यधिक प्रतिरूप बनाने में सहयोग करता। हम ऐसे वाले संवाहक के साथ उसको अटैच करना चाहेंगे, किसको, अपने विजातीय DNA में। तो पहला है प्रतिकृतियन की उत्पत्ति होना जरूरी है, ORI साइट होना संवाहक में जरूरी है। ORI साइट नहीं होगी तो रेप्लिकेशन नहीं होगा, प्रतिकृतियन नहीं होगा, प्रतिकृतियन नहीं होगा तो उसकी बहु संख्या में उसकी वृद्धि नहीं होगी, उसकी बहु कॉपियाँ नहीं बनेगी। वर्ण योग चिन्ह, अब वर्ण योग चिन्हक सिलेक्टेबल मार्कर की बात कर लीजिए। वर्ण योग चिन्हक, चिन्हक की सहायता से आप पहचानेंगे ना, इस पे आ जाइए। ORI के साथ, ORI साइट के साथ संवाहक को वर्ण योग चिन्हक की आवश्यकता भी है, जिससे आप पहचान सकें अपुनर्योगज को पुनर्योगज से और रूपांतरज को अरूपांतरज से। जो अरूपांतरज की पहचान में उन्हें समाप्त करने में सहायक हो वो रूपांतरज जो कि चयनात्मक वृद्धि होने दें। रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा DNA के एक खंड को परिपोषी कोश जीवाणु में प्रवेश कराते हैं। तो ये क्या है, रूपांतरण, रूप का अंतरण, रूप बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, तो वो लक्ष्य से लक्ष्या हो गया, रूप, उसका रूप बदल गया, रूपांतरण हो गया। रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा DNA के एक खंड को परिपोषी जीवाणु में हमने परिपोषी जीवाणु में प्रवेश करा दिया। तो इसकी सहायता से, वर्ण योग चिन्ह की सहायता से आप रूपांतरज को और रूपांतरज से पहचान लेंगे। और रूपांतरज को ही हमें हमारी पसंद का प्रोडक्ट कौन सी जीवाणु कोशिका देगी। हम प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं उससे इंसुलिन, तो इंसुलिन वो जीवाणु देगा जो रूपांतरण हो जाएगा। किससे रूपांतरण हो जाएगा? पुनर्योगज से। पुनर्योगज क्या है? पुनर्योगज है आपका संवाहक, सुन लो ध्यान से बहुत, संवाहक प्लस विजातीय DNA। संवाहक के साथ जब आप विजातीय DNA को बांधने में या उसके साथ लगाने में या उसके साथ अटैच करने में या उसके साथ जोड़ने में जब सफलता पा जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? पुनर्योगज। और ये पुनर्योगज जब चला जाता है जीवाणु कोशिका के अंदर तो उसका रूपांतरण कर देता है। क्लियर? पुनर्योगज भी क्लियर। तो संवाहक क्या है? संवाहक एक ओला है, टैक्सी है। जब आपने कहीं जाना हो आप ओला बुलाते हैं कि मुझे ले चलो, तो संवाहक DNA का वो अणु है जो हमारी पसंद के DNA को ले जाता है किसमें? मेजबान कोशिका में। वो आपकी असीम केंद्रीय हो सकती है, उस असीम केंद्रीय हो सकती है। अगर आप किसी बैक्टीरिया में जीवाणु में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उसको डाल रहे हैं तो असीम केंद्रीय में, अगर आप ईस्ट में डाल रहे हो तो ससीम केंद्रीय में। तो संवाहक क्या है? जो हमारे ओला कैब टैक्सी, ये DNA का मॉलिक्यूल है जो हमारे एलियन DNA विजातीय DNA को ले जाएगा। और जब संवाहक के साथ विजातीय DNA को आपने लगाने में, अटैच करने में, जोड़ने में सफलता पा ली तो ये क्या बन गया? पुनर्योगज। और ये पुनर्योगज अगर जीवाणु कोशिका में चला गया तो उसका क्या हो गया? रूपांतरण। तो रूपांतरण दो हो जाएंगे हमारे रूपांतरण में, दो तरह के बन जाएंगे रूपांतरण में। एक तो जो पुनर्योगज से रूपांतरण हो रहा है और एक जो संलग्न हमारे प्लाज्मिड से हो रहा है। ठीक है जी। तो अरूपांतरज और रूपांतरज आप समझ गए। अरूपांतरज वो जिनके अंदर बाहर से DNA आया ही नहीं, रूपांतरज वो जिसके अंदर बाहर से DNA तो आ गया। अब ये फर्दर दो तरह के हैं, पुनर्योगज व अपुनर्योगज। पुनर्योगज वो जिसके अंदर ऐसा वेक्टर आया है, ऐसा संवाहक आया है जो साथ में लेके आ रहा विजातीय DNA, और जिसके अंदर संलग्न, इंटैक्ट संलग्न विजातीय DNA नहीं, केवल संवाहक आ गया है। वो कैसा हो गया? वो भी रूपांतरण है, लेकिन वो वो रूपांतरण तो हो गया, रूपांतरज तो हो गया, लेकिन वो हमारा जो है पुनर्योगज से नहीं, अपुनर्योगज से रूपांतरण हुआ। क्लियर? अभी आगे फिर से एक बार आपको बताऊंगा, आखिरी दम तक इतनी बार बता दूंगा कि आपको बिल्कुल रट जाए। चलिए, तो करना क्या है? आपने अरूपांतरज को रूपांतरज, इनके बीच में भेदभाव कर लेना है। और रूपांतरज को, भाई आप घर में कुत्ता पालोगे तो ऐसा पालोगे ना जो घर की रखवाली करे और उसी को रोटी खिलाओगे। तो हम भी यहाँ पे जो हम आगे कल्चर मीडियम पे इसको ग्रो कराएंगे, बैक्टीरियल सेल को, जीवाणु कोशिकाओं का खूब नंबर बढ़वाएंगे। तो हम किस जीवाणु की कोशिका का नंबर बढ़वाना चाहेंगे? ऐसी जीवाणु की कोशिका जो रूपांतरज हो गई है। और किससे रूपांतरज हुई है? पुनर्योगज से रूपांतरज हुई है। वही हमें को हमारी पसंद का उत्पाद बना के देगा, ह्यूमन इंसुलिन बना के देगा। ठीक है जी।
यहाँ पे मैं बार बार जो उदाहरण आपको दे रहा हूँ ह्यूमन इंसुलिन के जीन का दे रहा हूँ कि आप ये मान के चलो कि आप ह्यूमन इंसुलिन का जीन, वो जीन जो ह्यूमन इंसुलिन बनाता है उस जीन से करवा रहे हो रूपांतरण। ठीक, तो रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए के एक खंड को परिपोषी को जीवाणु में प्रवेश करवाते हैं। आगे के खंडों में कह रहे इस प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बार बार करेंगे। सामान्यतः एम्पिसलीन, क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन या केनामाइसिन जैसे प्रतिजीवक के प्रति प्रतिरोध कोडित करने वाले जीन इकोलाई के लिए उपयोगी वर्णयोग चिन्हक माने गए हैं। तो सिलेक्टेबल मार्कर उपयोगी वर्णयोग चिन्हक किसको माना गया? हम लोगों ने ऐसे जीन को माना है, ऐसे जीन जो किसी एंटीबायोटिक के लिए, प्रतिजैविक के लिए जो प्रतिरोधात्मक क्षमता जिन जीन की वजह से आ जाती है। तो टेट्रासाइक्लिन के लिए हो सकता है। टेट्रासाइक्लिन क्या है? हमारा एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है। एम्पिसलीन या क्लोरमफेनिकोल या आपका टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसलीन या क्लोरमफेनिकोल या केनामाइसिन ऐसे प्रतिजीवक के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न कराने वाले, कोडित करने वाले जीन को इकोलाई के लिए हम लोग उपयोगी वर्णयोग चिन्हक माने गए। जो सामान्य इकोलाई सेल है, जो नॉर्मल इकोलाई सेल है, सामान्य इकोलाई सेल है जिसके अंदर अभी हम लोग जीन बाहर से नहीं डाल पाए हैं, उन कोशिकाओं में इनमें से किसी भी प्रतिजीवी के लिए प्रतिरोध नहीं होता। तो इस तरह की इकोलाई को अगर आप ऐसे मीडियम पे, ऐसे माध्यम पे उसका संवर्धन करना चाहें जिस माध्यम में क्लोरमफेनिकोल हो या टेट्रासाइक्लिन हो या एम्पिसलीन हो या आपकी केनामाइसिन हो, तो उसकी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि ये प्रतिजैविक जो है एंटीबायोटिक वो इकोलाई को ख़त्म कर देगी। ठीक है जी। अब हम लोग आगे आते हैं तीसरी, उसके क्लोनिंग स्थल, तीसरी विशेषता हम लोग पढ़ रहे हैं संवाहक की विशेषता को, कि संवाहक के तौर पे हम जिस अणु को यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो पहली थी हमारी ओवरआई साइट, प्रतिकृति की उत्पत्ति। दूसरा था हमारा सिलेक्टेबल मार्कर मतलब वर्णयोग चिन्हक। अब हम लोग आ गए क्लोनिंग साइट पे, क्लोनिंग स्थल पे। विजातीय डीएनए को जोड़ने हेतु सामान्यतः काम में लिए जा रहे प्रतिबंधित एंजाइम के लिए, तो जिस विजातीय डीएनए को हम जोड़ना चाहते हैं किसी संवाहक में, तो विजातीय डीएनए को जोड़ने हेतु सामान्यतः काम में लिए जा रहे प्रतिबंधित एंजाइम जो कैंची की तरह काम करेगा, कट लगा देगा इसमें, के लिए संवाहक में एक या एक से अधिक पहचान चिन्ह होने चाहिए। तो संवाहक में कुछ या एक ही, तो प्रेफर किसको हम करेंगे? एक ही। जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा उसके खंड कर देगा। अगर ये हमारा संवाहक है और इसमें 4 आपके क्लोनिंग स्थल हैं, तो खंड कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। ठीक, जितने उसमें क्लोनिंग साइट होगी, 2 होंगे तो 2 खंड हो जाएंगे, 3 होंगे 3 खंड हो जाएंगे, 4 होंगे 4 खंड हो जाएंगे, 5 होंगे 5 खंड हो जाएंगे, 6 होंगे 6 खंड हो जाएंगे। तो पहचान स्थल क्या होता है? पैलेंड्रोम होता है, ये हम लोग पढ़ चुके कि वो रीड करता है, कौन रीड करता है? प्रतिबंधन एंजाइम। और जहाँ पे उसकी पहचान का उसको सीक्वेंस अनुक्रम मिल जाता है, वहाँ पे वो कट लगा देता है, किसमें? डीएनए के मॉलिक्यूल में। तो इसको हम लोग बोलते हैं पहचान स्थल। तो ये काट देगा, जीन क्लोनिंग को जटिल बना देंगे। जितने ज़्यादा उसके पहचान स्थल होंगे किसके? प्रतिबंधित एंजाइम के। किस में होंगे? संवाहक में। जितने ज़्यादा संवाहक में किसी एक प्रतिबंधित एंजाइम के लिए पहचान स्थल होंगे, वो उतनी जगह से उसको काट देगा। विजातीय डीएनए का बंधन उन दोनों प्रतिजीवी प्रतिरोधी जीनों में से एक में स्थित प्रतिबंधन स्थल पर किया जाता है। और जब हम लोग विजातीय डीएनए को जोड़ते हैं तो आपने PBR 322 का देखा होगा कि यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का पहचान स्थल है और यहाँ पे एम्पिसलीन का पहचान स्थल है। तो अगर टेट्रासाइक्लिन का जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस देने वाला जीन है, और इधर एम्पिसलीन रेजिस्टेंस देने वाला जीन है, जिसमें आपको पहचान किसकी मिल रही है? बाम और साल की। तो इधर तो आपको मिल रही है बाम और साल की, और इधर मिल रही है आपको प्रोटियस वल्गैरिस 1 की और प्रोविडेंशिया स्टोटी 1 की एम्पिसलीन में और टेट्रासाइक्लिन में। इस जीन की वजह से टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक के प्रति उसमें प्रतिरोधात्मक क्षमता आ रही है। तो अगर हम बाम को यूज़ कर लेंगे, बाम को हम इस्तेमाल कर लें एज अ प्रतिबंधन एंजाइम, तो टेट्रासाइक्लिन जीन वाली ये जो सीक्वेंस है ये डिस्टर्ब हो जाएगी, ये छिन्न भिन्न हो जाएगी, क्योंकि तब यहाँ पे लाइगेट होगा हमारा विजातीय डीएनए।
और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली क्वालिटी टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता इस हमारे जो पुनर्योजन जो बनेगा उसमें नहीं होगी, क्योंकि वो जीन आपने बेकार कर दिया। तो विजातीय डीएनए का बंधन उन दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों में से एक में स्थित प्रतिबंधन स्थल पर किया जाता है। ठीक है, हम ज़्यादातर यही करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप विजातीय डीएनए को संवाहक पीबीआर में स्थित टेट्रासाइक्लिन प्रतिबंधन जीन के स्थल में जोड़ सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे कह रहा है कि आपने बाम को इस्तेमाल किया और यहाँ पे आपने विजातीय डीएनए जोड़ दिया। ठीक है, PBR322 में स्थित टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के स्थल से जोड़ दिया, तो ये पुनर्योगज बन गया। पुनर्योगज अभी आपको समझाया था कि आपका संवाहक और विजातीय डीएनए जब जुड़ जाते हैं पुनर्योगज प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध बाहरी डीएनए के निवेशन से समाप्त हो गया। और यहाँ पे आपने निवेश कर दिया किसका, एलियन डीएनए का, फॉरेन डीएनए का या विजातीय डीएनए का। विजातीय डीएनए को आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पे निवेश कर दिया, यहाँ लगा दिया, जोड़ दिया, अटैच कर दिया। तो उससे क्या हुआ, इसका टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस वाला जीन, जिस जीन की वजह से टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता आ रही थी, वो जीन आपने छिन्न भिन्न कर दिया, तो उसकी वो क्षमता चली गई। गो एंड कौन चली गई, दूर, बहुत दूर चली गई। पुनर्योगज प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध बाहरी डीएनए के निवेशन से समाप्त हो जाता है, लेकिन रूपांतरज को टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर फैलाकर इसका अपुनर्योगज से अभी भी चयन कर सकते हैं। अब देखिए जो आपको उस समय मैं पढ़ा रहा था, पुनर्योगज, अपुनर्योगज, रूपांतरज, अरूपांतरज, 4 टर्म है। तो सबसे पहले तो पुनर्योगज समझिए और अपुनर्योगज समझिए। तो पुनर्योगज वो हमारा संवाहक जिसमें आपका बाहर से जीन लगा दिया गया, यह है पुनर्योगज। और अपुनर्योगज कौन, अपुनर्योगज वो जो इंटैक्ट है, समूचा है। अब इसमें से कोई भी, इनमें से कोई भी चला जाएगा बैक्टीरियल सेल में, वो हो जाएगी रूपांतरज। ठीक है, और अरूपांतरज कौन है, अरूपांतरज वो है जिसमें इनमें से कोई भी नहीं आया। ठीक है जी। अब रूपांतरज जो पुनर्योगज वाले से हुई है, पुनर्योगज वाले डीएनए के मॉलिक्यूल से हुई है, वो पुनर्योगज कहलाएगी। और जो जिसमें ये समूचा आ गया वो अपुनर्योगज कहलाएगी। ठीक है, तो रूपांतरज और अरूपांतरज, रूपांतरज वो वाली जीवाणु कोशिका जिसके अंदर बाहर से डीएनए आ गया, अरूपांतरज वो जिसके अंदर बाहर से डीएनए नहीं आया। अब रूपांतरज तो हो गई वो समूचे से भी हो सकती है और इधर हमारे पुनर्योगज से भी हो सकती है। जो पुनर्योगज डीएनए से हुई वो पुनर्योगज कोशिका कहलाएगी, और जो अपुनर्योगज डीएनए से हुई मतलब समूचे संवाहक से हुई वो अपुनर्योगज कोशिका कहलाएगी। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। अब आप देखो फिर से पुनर्योगज प्लाज्मिड का, तो पुनर्योगज प्लाज्मिड भी होता है और पुनर्योगज कोशिका भी होती है। पुनर्योगज प्लाज्मिड वो जिस संवाहक में आपने अपना विजातीय डीएनए जोड़ दिया वो हो जाएगा पुनर्योगज प्लाज्मिड। और ये पुनर्योगज प्लाज्मिड जिस जीवाणु कोशिका में चली गई वो पुनर्योगज कोशिका हो गई। तो पुनर्योगज प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध बाहरी डीएनए के निवेश से समाप्त हो गया, गोवेंट कौन, लेकिन रूपांतरज को टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर फैलाकर इसका अरूपांतरज से अभी भी चयन कर सकते हैं। ये वाली लाइन समझो। रूपांतरज को अरूपांतरज से पहचानने के लिए आपने क्या किया, आपने एक ये पेट्री डिश ली, उसमें मीडियम भरा और उस मीडियम में, कल्चर मीडियम में आपने डाल दी टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम है, माध्यम है। इस पे आप बैक्टीरिया की कॉलोनी बनाना चाहते हो, आप चाहते हो बैक्टीरिया पनप जाए, तो आपने बैक्टीरियल सेल इसमें पनपने को डाली। तो कौन सी बैक्टीरियल सेल इसमें सरवाइव कर पाएगी, कौन सी बैक्टीरियल सेल का जीवन बचेगा, उसका जीवन बचेगा जिसमें बाहर से आ गया है डीएनए, बाहर से जो डीएनए आ गया, जो रूपांतरज हो गई। अरूपांतरज इसमें नहीं पनप पाएगी। क्यों नहीं पनप पाएगी, क्योंकि अरूपांतरज हमारी
नॉर्मल समान इकोलाई हुई, और समान इकोलाई में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्वालिटी नहीं होती, पहले ही बोला। लेकिन जिसमें बाहर से आ गया डीएनए, भले कैसा भी आ गया, फिर से ध्यान दो, बिल्कुल कान लगा के मुंह पे छिट्टा मारो ठंडे पानी का और चुटिया बांधो और सुनो। जिसमें बाहर से डीएनए आ गया, डीएनए दो तरह का बाहर से आ रहा, समूचा संवाहक और पुनर्योगज, तो कोई भी आ जाएगा। आपने कौन सा जीन बेकार किया था? आपने जीन बेकार कर दिया था टेट्रासाइक्लिन वाला, ठीक है, एम्पिसलीन वाला इंटैक्ट है। तो लेकिन अब आपने क्या किया, लेकिन रूपांतरज को टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर फैलाकर इसका अपुनर्योगज से अभी भी चयन कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म और नॉन ट्रांसफॉर्म का आप चयन कर लेंगे टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर। जब आप ग्रो कराएंगे तब आप चयन कर लेंगे। कैसे चयन कर लेंगे, फिर से समझिए। एम्पिसलीन युक्त माध्यम पर वृद्धि करने वाले रूपांतरज को, तो एक कदम ये, इससे पहले वाला कदम क्या था? इससे पहले वाला कदम ये था कि आपने एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कराई थी बैक्टीरियल सेल। इससे या तो दोनों साथ साथ हो रहे हैं, आगे वो कहेगा कि दोनों प्लेटिंग साथ साथ करनी है, दोनों को आपने साथ साथ ग्रो कराना। तो यहाँ पे समझो, बिल्कुल पहले मेरी बात समझ लो, फिर हम उधर चलते हैं। ये बैक्टीरियल सेल्स हैं, कॉलोनी है आपकी बैक्टीरिया, 3 कॉलोनी बन गई। अब इसमें से आप जानना चाहते हो, बैक्टीरिया भी 3 तरह के हैं आपके पास, कि कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो रूपांतरित नहीं हुआ। उसके बाद जो रूपांतरित हो गए उनमें से कौन सा ऐसा है जो पुनर्योगज से रूपांतरित हुआ। ये बैक्टीरिया की जो कॉलोनी बनी, इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे। ये कॉलोनी बनी ABC, बैक्टीरिया ग्रो कराए आपने कल्चर मीडियम पे, संवर्धन माध्यम पे आपने बैक्टीरिया का संवर्धन करा लिया, कॉलोनी बन गई 3 ABC। अब आपने उसको एम्पिसलीन ऐसे मीडियम पे जिसमें एम्पिसलीन हो उस पर ग्रो कराना चाहेंगे। तो देखिए, ये वाली कॉलोनी मान लीजिए ए कॉलोनी ऐसी है जिसमें बाहर से आपका डीएनए नहीं आया, रूपांतरण नहीं हुआ, अरूपांतरित है, तो ये एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो नहीं करेगी। बी और सी ग्रो कर गई, बी और सी अपना जीवन बचाने में कामयाब हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें बाहर से डीएनए आ गया है, ये रूपांतरित है। लेकिन ये रूपांतरित जो है ये अब पुनर्योगज से रूपांतरित है कि ये हमारी पुनर्योगज से रूपांतरित है। अब हमें ये देखना है, हमने ग्रो किसको कराना है, हमारी पसंद का उत्पाद कौन देगा, जो पुनर्योगज से रूपांतरित है। अब आप इनको बी और सी कॉलोनी को ग्रो कराएंगे फिर से टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे। तो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे कौन सी ग्रो करेगी, वो ग्रो करेगी जिसके अंदर इंटैक्ट ये वाला आ गया है डीएनए संवाहक, और जिसके अंदर ये रूपांतरण वाला संवाहन आया वो ग्रो नहीं करेगी, वो अपना नंबर नहीं बढ़ाएगी। क्यों नहीं बढ़ाएगी? क्योंकि आपने टेट्रासाइक्लिन वाला जीन उसका छिन्न भिन्न कर दिया था। तो मानिए बी इस पर ग्रो कर गई, सी ग्रो नहीं करेगी, तो हमारे को हमारी पसंद का उत्पाद कौन देगा, सी देगा। अब मन में जब आप ये पढ़ते हो तो आपके मन में तो ये आता है कि भाई जो आपकी फौजी थे जिससे आपने आगे काम लेना था उनको तो आपने गोली मार दी, उनको तो ख़त्म कर दिया। तो ये क्या हुआ, मन में ये दुविधा आती ना कि भैया आपने जब टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कराया तो वो कॉलोनीज बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो आपके रूपांतरण हुए थे पुनर्योगज से, वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं ग्रो कर पाएंगे? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाला जीन आपने बेकार कर दिया था। तो अगर वो ग्रो नहीं किए, वो सेल्स मर गई, तो हम आगे ये कह रहे हैं कि हम संवर्धन, अब इसके आगे की जो आपके मन में दुविधा आनी चाहिए कि हम संवर्धन किनका कराएंगे, हम संवर्धन इन्हीं का कराएंगे, सी का, वो तो मर गए, तो कहाँ से आए? तो बेटा ये जो आपकी मदर बॉडी थी, मदर प्लेट थी, उसमें है ना वो, ये जो आपके पास नमूना है यहाँ पे सी बैक्टीरिया कॉलोनी है, एग्जिस्ट कर रही है। हम इनसे अपनी पसंद का उत्पाद लेंगे और यही हमारे काम के बैक्टीरिया हैं, ये दोनों हमारे काम के बैक्टीरिया नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये जो टर्म है इनको जब तक आप नहीं समझोगे, रूपांतरज क्या होता है, उसके बाद पुनर्योगज क्या होता है, उसके बाद अपुनर्योगज क्या होता है। जब आप बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे कल्चर मीडियम पे, तो मानिए 3 कॉलोनी बन गई। फिर से सुन लो पूरी कहानी, ए, बी और सी, ठीक है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं
जो अरूपांतरण है वो तो आपके लिए बिल्कुल ही बेकार है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो रूपांतरण हो गया जिनका, रूपांतरज में अब आपने पहचानना है कि कौन सा पुनर्योगज से है और कौन सा अपुनर्योगज से है। हमारे लिए काम का कौन सा है, पुनर्योगज से। तो ये जो कॉलोनी बनी इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे। अब ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, लकड़ी की मुठ पे आगे लगा होता है वेलवेट क्लॉथ। जैसे आपने देखा होगा, किसी आप फर्म में जाएं और उससे कहें जी आप अपने स्टैम्प पेपर पे मुझे ये लिख के दे दो, मेरा चरित्र बहुत अच्छा है और इस पर स्टैम्प लगा दो। तो स्टैम्प कैसे लगाता, वो एक मोहर बनी होती, मोहर को इंक पैड पे छुआता लगा देता। तो वैसे ही मोहर मान लो, जैसे मोहर होती तो वो मोहर इस पर छुआई जाएगी। तो ये बैक्टीरिया में से कुछ बैक्टीरिया उस पर इम्प्रेशन आ जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। किस पे, ये लकड़ी है और इसके आगे ये थोड़ा सा उभार और उस पर लगा हुआ वेलवेट क्लॉथ, उसको ऊपर से छुआया, इस पर छुआया तो कुछ बैक्टीरिया, ए कॉलोनी के बैक्टीरिया, बी कॉलोनी के, सी कॉलोनी के बैक्टीरिया उस पर आ गए। अब आपने उसको ट्रांसफ़र कर दिया इस वाले प्लेट पे, जिसमें क्या था, जिसमें था आपका क्या जी, एम्पिसलीन। टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसलीन दोनों पे आपने साथ के साथ प्लेटिंग करनी है, आपकी बुक आगे कह रही है। तो एक आपने प्लेटिंग, एक आपने इधर इम्प्रेशन लगा दिया, एक आपने टेट्रासाइक्लिन में। तो एम्पिसलीन वाले मीडियम पे कौन ग्रो करेगा, जो रूपांतरण हो गई है। अरूपांतरण तो मर गई, ए थी अरूपांतरण, बी और सी ग्रो कर गई, मानो बी भी ग्रो कर गई और सी भी ग्रो कर गई, दो कॉलोनी ग्रो कर गई। ए तो आपके लिए बिल्कुल ही बेकार, आप समझ गए कि ये तो हमारे किसी काम की नहीं। अब बी और सी जो रूपांतरण हो गई, अब आपने जानना ये है कि कौन सी पुनर्योगज से रूपांतरण और कौन सी पुनर्योगज से रूपांतरण नहीं है, कौन सी संलग्न हमारे उससे रूपांतरण है। अब आपने जब टेट्रासाइक्लिन पे इसको ग्रो कराया तो मानिए बी कॉलोनी ग्रो कर गई, तो बी कॉलोनी के अंदर समूचा आ गया है प्लाज्मिड, समूचा संवाहक आ गया है, तभी उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन के प्रति भी प्रतिरोधात्मक क्षमता आ गई है और एम्पिसलीन के प्रति भी। लेकिन जिसके अंदर पुनर्योगज आया, पुनर्योगज में आपने क्या किया था, प्लाज्मिड में अपनी पसंद का डीएनए कहाँ इंट्रोड्यूस कराया था, प्लाज्मिड में अपनी पसंद का डीएनए आपने इंट्रोड्यूस कराया था टेट्रासाइक्लिन वाले हिस्से में। तो टेट्रासाइक्लिन वाली उसकी खासियत चली गई, तो बेचारा एम्पिसलीन पे तो ग्रो कर गया, लेकिन टेट्रासाइक्लिन पे ये देखिए सी वाली आपकी गायब हो गई जो इसमें दिख रही थी। तो इसका मतलब है सी वाली कॉलोनी आपके काम की। अब यहाँ तो ये मर गई, कोई बात नहीं, यहाँ पे है ना, इनसे हम फिर से इनका संवर्धन करके अपनी पसंद का प्रोडक्ट बनवा लेंगे। आगे बात क्लियर हो गई। अब ये सारे टर्म अगर आप समझ गए हो और उन टर्म को यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपकी दुविधा दूर और ऐसी सारी बात नहीं, कहानी आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझ में आ जाएगी। तो पुनर्योगज प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधात्मक क्षमता बाहरी डीएनए के निवेश से समाप्त हो गई। तो हमने क्या करना है, हमने रूपांतरज को टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर फैलाकर इसको अपुनर्योगज से अभी भी चयन कर सकते हैं। तो रूपांतरज जो हो गए हैं वो अपुनर्योगज से हैं कि पुनर्योगज से हैं, उसको हम पहचान लेंगे जब हम उसको किस पे ग्रो कराएंगे, जब हम उसको टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पे ग्रो कराएंगे। तो टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम पे वही ग्रो करेगा जिसके अंदर समूचा आ गया है संवाहक, जिसके अंदर हमारा पुनर्योगज आया वो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं करेगा, कॉलोनी नहीं बनाएगा, क्योंकि ये जीन आपने उसका बेकार कर दिया है। ठीक है, तो पुनर्योगज एम्पिसलीन युक्त माध्यम पे तो वर्धन कर रहा, एम्पिसलीन वाला तो इंटैक्ट है ना, वो उसमें तुमने छेड़खानी करी नहीं, उसको एज इट इज़ छोड़ दिया। तो एम्पिसलीन पे तो ग्रो कर गया, लेकिन टेट्रासाइक्लिन उस माध्यम पे ग्रो नहीं कर रहा। ठीक, लेकिन अपुनर्योगज दोनों ही, जिसके अंदर समूचा आ गया, अपुनर्योगज आ गया, वो तो दोनों पे ग्रो कर जाएगा। इस मामले में एक प्रतिरोधी जीन एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन रूपांतर के चयन में सहायता कर रहा, जबकि दूसरा प्रतिरोधक जीन विजातीय डीएनए के निवेश से निष्क्रिय हो जाता है और पुनर्योगज के चुनाव में सहायता करता है। तो एक जीन जिसको आपने छेड़ा नहीं है, उस जीन की देखो, ध्यान दे लो अब यहाँ पे ध्यान दे लो मेरी बात को, वो जीन जिसको आपने बेकार नहीं किया, ये लिख लो बिल्कुल अपनी लाइन में, जिसको बेकार नहीं किया, उसकी सहायता से आप पहचान लेंगे किसको, रूपांतरण को अरूपांतरण से। ठीक है, रूपांतरण को अरूपांतरण से पहचान लिया जिसको आपने, तो अब आपको ये तो पता लग गया कि रूपांतरण हो गया, इसके अंदर आ गया है, भले समूचा आ गया है, भले ये वो वाला आ गया है जो ये पुनर्योगज वाला आ गया, उसको हमने रूपांतरण बोला ना।
रूपांतरण कोशिका उसको बोला, जिसके अंदर या तो समूचा संवाहक या ये पुनर्योगज संवाहक आ गया। तो वो जीन जिसको आपने बेकार नहीं किया, उसकी सहायता से आपने रूपांतरण को अरूपांतरण से पहचान लिया। अब दूसरा कदम आपका क्या है? अब आप ये देखना चाहते हो कि कौन सा सेल कोशिका ऐसी है जो पुनर्योगज से रूपांतरण हुई है और कौन सी सेल ऐसी है जो अपुनर्योगज से रूपांतरण हुई है। तो जब हम इनको ग्रो कराएंगे किस पे? उस वाले जीन पे, उस वाले जीन की, जिस जीन की वजह से वो क्वालिटी बेकार हो गई थी, वो जीन जिसको आपने छेड़ दिया था, टेट्रासाइक्लिन, वो जीन जिसको आपने बेकार कर दिया था, उस जीन की सहायता से आप पुनर्योगज को अपुनर्योगज से पहचान लेंगे, क्योंकि उस प्रतिजैविक माध्यम, वो माध्यम जिसमें वो प्रतिजैविक होगा, जो प्रतिजैविक इस जीन की वजह से बन रहा था। मतलब एम्पिसलीन के लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस जो जीन दे रहा था, अब आपने उस जीन की सहायता से उस प्रतिजैवी में, जब आप उसको प्रतिजैविक की माध्यम में जब उसको ग्रो कराएंगे, तो जो रूपांतरण हुआ है पुनर्योगज से, वो ग्रो नहीं करेगा, वो जीन आपने बेकार कर दिया। लेकिन जो रूपांतरण हुआ है संलग्न से, वो ग्रो कर जाएगा, क्योंकि वो जीन उसमें समूचा है। ठीक है, तो वो जीन जिसको बेकार नहीं किया, उसकी सहायता से आप पहचान लेंगे। जब उस मीडियम में ग्रो कराएंगे, वो जीन उसको क्या दे रहा है? किसी प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधात्मक। जब उस ऐसे माध्यम में ग्रो कराएंगे जिसमें वो प्रतिजैविक होगा, तो वो उसकी सहायता से आप रूपांतरण और अरूपांतरण को पहचान लेंगे। अब रूपांतरण को आपने अलग कर लिया, रूपांतरण में अब आपने अलग करने पुनर्योगज और अपुनर्योगज। तो अब आप उस प्रतिजैविक रखने वाले माध्यम में ग्रो कराएंगे, उस माध्यम में ग्रो कराएंगे जिसमें वो प्रतिजैविक है, जो प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधात्मक ये वाला जीन दे रहा था, जो जीन आपने बेकार कर दिया। जब उसमें आप ग्रो कराएंगे तो वही वाले रूपांतरण उसमें ग्रो होंगे, अपना नंबर बढ़ा पाएंगे, जो संलग्न जिनके अंदर संवाहक आ गया, और जिनके अंदर ये पुनर्योगज वाला संवाहक आ गया, वो उस माध्यम पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। अरे वो ख़त्म हो गए, हमारे पास बैकअप है ना, हमारे पास पीछे हमारा प्लान मजबूत है कि हमारे पास मदर बॉडी है। हम उससे हमारी जो प्राइम प्लेट थी, उस प्लेट में, मूल प्लेट थी जो, उस प्लेट में अभी भी वो सी कॉलोनी है, तो हम सी कॉलोनी के बैक्टीरिया लेके अब उनको आगे मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, लेकिन अपुनर्योगज दोनों ही प्रतिजैविक युक्त माध्यम पर वर्णन करेगा। इस मामले में एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन रूपांतरजों के सहायता में चुनाव में सहायता करता है, जबकि दूसरा प्रतिरोधी जीन विजातीय डीएनए के निवेशन से निष्क्रिय हो जाता है और पुनर्योगज के चुनाव में सहायता करता है। तो पुनर्योगज, अपुनर्योगज, रूपांतरज और अरूपांतरज, ये आपको सिखा दिया, समझा दिया, और कैसे प्लेटिंग करके हम लोग समझ जाते हैं, ये समझ में आ गया। प्रतिजैविकों के निष्करण के कारण पुनर्योजकों का चयन एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें दो प्लेट होती है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रतिजैविक होते हैं, पर साथ साथ प्लेटिंग की ज़रूरत होती। तो मैंने आपको बोला कि साथ साथ प्लेटिंग करनी है, मदर प्लेट बनाई, और साथ साथ आप एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पर, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर, दोनों पे लगे हाथ आप ग्रो करा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा थकाऊ और उबाऊ प्रोसेस है। इस कारण से वैकल्पिक वर्णयोग चिन्हों का विकास हुआ। तो ये देखा गया कि भैया ये तो यार उबाऊ है और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बड़ा दिक्कत वाला। तो कुछ ऐसा कोई दूसरा तरीका, तो वैकल्पिक वर्ण चिन्हों का विकास हुआ, जो पुनर्योगज को अपुनर्योगज से इस आधार पर विभेद करता है। हमारा मेन काम क्या है कि हम ये जान लें कि पुनर्योगज कौन सा है और अपुनर्योगज कोशिका कौन सी है, क्योंकि हमने किसको बढ़ाना है? पुनर्योगज को बढ़ाना है। ये वर्णकोत्पाद पदार्थ की उपस्थिति में रंग पैदा करने में सक्षम होते हैं। तो ये जो वैकल्पिक हमारे वर्णयोग चिन्हक हैं, ये क्या करते हैं? ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वर्णकोत्पाद की पदार्थ की उपस्थिति में रंग उत्पन्न करते हैं। तो इसमें से एक पुनर्योगज डीएनए को बीटा ग्लैक्टोसाइड एंजाइम की कोडिंग अनुक्रम में अंतर्स्थापित करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग पहले इंट्रोड्यूस करा रहे थे टेट्रासाइक्लिन वाले सीक्वेंस में, अब हम इंट्रोड्यूस करा देंगे ऐसी सीक्वेंस में, ऐसे जीन के सीक्वेंस में जिस जीन के जो प्रदर्शन था कि वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बना रहा था, तो उस जीन में हम लोग इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो इसमें एक पुनर्योगज डीएनए को बीटा ग्लैक्टोसाइड एंजाइम के कोडिंग अनुक्रम में स्थापित करते हैं। तो जो पुनर्योगज हम डीएनए बना रहे हैं संवाहक में, जब बाहर से निवेश कर रहे हैं किसका? हमारे विजातीय डीएनए का,
तो ये जो पुनर्योगज बन रहा है इसमें विजातीय डीएनए को हमने इंट्रोड्यूस कहाँ किया है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा नहीं, जिससे एंजाइम संश्लेषित करने वाला जीन निष्क्रिय हो गया, उसको तो आपने छिन्न भिन्न कर दिया, जिसे निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। तो इसीलिए इसको निवेशी निष्क्रियता कहते हैं, क्योंकि निवेश आपने जो किया ऐसी सीक्वेंस में किया, अनुक्रम में किया, जो अनुक्रम जीन का हिस्सा है, वो जीन जिसका प्रदर्शन बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम के रूप में आता। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा नहीं, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा नहीं तो हमारा कलर नहीं आएगा। यदि जीवाणु के प्लाज्मिड में संसर्गिका नहीं होती तब, अगर तो ये प्लाज्मिड इंटैक्ट है, उसमें बाहर से विजातीय डीएनए नहीं आया, तो वो वर्णकोत्पादी पदार्थ की उपस्थिति में नीले रंग की कॉलोनी बनाएगा। नहीं तो अगर अगर उसमें आपने अपना विनिवेश कर दिया और जीन यहाँ पे आपने छिन्न भिन्न कर दिया, अपना विजातीय डीएनए डाल दिया, तो ये पुनर्योगज प्लाज्मिड हो गया। तो इससे जो रूपांतरित होगी सेल, उसके अंदर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, क्योंकि ये जीन आपने बेकार कर दिया। तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं बना, तो ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में, वर्णकोत्पादी उत्पादी पदार्थ की उपस्थिति में रंग नहीं दे पाएगा। तब यह वर्णकोत्पादी पदार्थ की उपस्थिति में नीले रंग का निवेश नहीं कर पाएगा। संसर्गिका की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का निवेश निष्क्रिय हो गया, जिससे बिना रंग वाली कॉलोनी बनती है, जिसे पुनर्योगी कॉलोनी के रूप में पहचान जाते हैं। तो जब ये रंग नहीं देता तो ये इस बात का सूचक है, ये इस बात का घोतक है कि ये वाली जो सेल है इसके अंदर पुनर्योगज डीएनए आ गया है और ये सेल पुनर्योगज कॉलोनी की सेल है। तो उसी से हमें हमारी पसंद का उत्पाद मिलेगा, उसको हम बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे आके